वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। बच्चे रोटेशन चैप्टर के लास्ट में हम पहुंच गए हैं और उसमें मैंने कुछ बहुत स्पेशल चीज़ें बताई हैं और जो जेई एडवांस के लिए बिल्कुल बेसिक है, फाउंडेशन है। जेई मेंस और नीट के लिए बहुत स्पेशल है क्वेश्चंस हैं। उनको देखिए और उसमें मैंने जो सबसे स्पेशल चीज़ ये बताई है कि आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स रिंग डिस्क पर सेंटर से किस हाइट पर लगाया जाए जिससे कि विदाउट फ्रिक्शन जो रिंग और डिस्क है या कोई भी स्फेयर भी ले सकते हो, तो सबके लिए फॉर्मूला मैंने बना दिया है कि वो परफेक्ट रोलिंग शुरू कर दे। ठीक है, रिंग के लिए तो बच्चे एच इज इक्वल टू आर था, यानी कि जो रिंग का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यदि वहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे तो वो विदाउट फ्रिक्शन रोल करेगा। ये हम छोटेपन में जो व्हीकल है उसका जो टायर है उसको सब लोगों ने घुमाया है ऐसे हाथ से, कभी ना कभी तो करके देखा ही है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि यदि इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन है, तो उस पर किसी बॉडी को जो रोल कर सकती है, चाहे रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, कुछ भी है, सिलेंडर है, तो उसका एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने वर्क थ्योरम या फिर एनर्जी कंसिडरेशन से किया। फिर मैंने ये भी बताया कि हाँ रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन क्या उसके अंदर फिजिक्स इन्वॉल्व है वो आपको पता नहीं लगेगा। उसके लिए आपको दूसरा मेथड भी करना पड़ेगा, तो मैं वो भी करा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। और ये भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई बताइए क्या क्रिटिकल एंगल होना चाहिए रफ इंक्लाइन प्लेन का, जिससे कि एक सिलेंडर है, जो बहुत बार आया नीट में, जो सिलेंडर है वो परफेक्ट रोल करना छोड़ दे, है ना। क्या एंगल होना चाहिए, यानी किस एंगल, क्रिटिकल एंगल से कितने से ज़्यादा कर दें जिससे कि वो परफेक्ट रोलिंग करना छोड़ दे, वो स्लिप करना शुरू कर दे, चाहे कितना ही फ्रिक्शन हो। ये सारी बातें हैं बच्चे, चलते हैं। और जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दिया जाए कि लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी और इनके न्यूमेरिकल्स भी बच्चे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और रोटेशन चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश होने वाला है और इसकी भी प्लेलिस्ट तैयार है। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहें बच्चे, और यू विल फाइंड फिजिक्स टू बी वेरी कंफर्टेबल। और आप नमस्ते फिजिक्स का मतलब ये है कि आपसे फिजिक्स नमस्ते करेगी, यानी कि आप फिजिक्स के साथ फैमिलियर हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि आपके घर के ही लोग हैं। ठीक है, चलिए let us go to the video part. Let us begin. हाँ, तो ये मैंने नीट में क्वेश्चन बहुत आता है कि आपके पास एक रफ इंक्लाइन प्लेन है और उस पर रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है। रिंग की जगह सिलेंड्रिकल शेल हो सकता है, डिस्क की जगह सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर तो सॉलिड स्फीयर है। सबका सेम मास है, सेम रेडियस है। उन सबको एक साथ छोड़ा तो बताइए कौन सा सबसे पहले पहुंचेगा। तो आपने एक्सेलरेशन देख लिया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये रहा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा है रिंग का है, तो उसका एक्सेलरेशन सबसे कम ही होगा। चलो बच्चे, अब मैं जो स्पेशल बात बता रहा था वो चलते हैं। वो है बच्चे डायनेमिक्स। देखो बच्चे, डायनेमिक्स मेथड। तो डायनेमिक्स मेथड देखिए, इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं बच्चे फिर अगेन। चलिए इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक कोई स्फेयर ले लेते हैं। स्फेयर ले लें, कलर आप करो। क्या ये आपका स्फेयर ले लो, रिंग ले लो, डिस्क कुछ भी ले लो बच्चे, ऐसे कोई जो भी चीज़ रोल कर सकते हैं, सिलेंडर भी ले सकते हैं, ऐसे कोई फिक्स चीज़ नहीं। ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर बच्चे देखिए क्या क्या लग रहा है। का एक तो लग रहा है वेट mg, ठीक है। और ये बच्चे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, उस समय इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, ठीक है। अब mg को जैसे करते आ रहे हो ना वैसे ही करो ना, mg को रिजॉल्व करो।
एम जी को रिजॉल्व करो। एक बच्चे इस डायरेक्शन में, एक बच्चे इस डायरेक्शन में, जैसे करते आ रहे हैं आप वैसे तो रिजॉल्व करोगे। तो इसका बच्चे एक इफेक्ट ये हो गया कि डॉट डॉट ले लो, चाहे आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले रहे हो बच्चे, रेक्टेंगल बन गया नहीं, एक बन गया। एक बच्चे ये इफेक्ट हो गया एम जी का, और एक बच्चे ये इफेक्ट हो गया एम जी। ये क्या है, ये हो गया बच्चे। अच्छा ये एंगल तो ले लो पहले, एंगल ये थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। तो दो सरफेसेस, मैंने बताया था आपको, दो सरफेस के बीच में जो एंगल है वो उनके परपेंडिकुलर सरफेसेस के बीच में भी होगा। ये बच्चे एंगल, ये थीटा ये भी है। ये हो गया बच्चे एम जी कॉस थीटा, और इधर हो गया एम जी साइन थीटा। ठीक है बच्चे, दिख रहा है या नहीं, इधर एक बार देख लो। सही है, ओके। दिखना तो चाहिए आपको, नहीं दिख रहा है तो मैं इसका कर दूं, अब दिखेगा। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया बच्चे एम जी कॉस थीटा इधर, और ये हो गया एम जी साइन थीटा। ये एम जी है, एम जी के दोनों रेक्टेंगल कंपोनेंट्स। अब बच्चे एम जी साइन थीटा की वजह से नीचे की तरफ ये एक्सीलरेट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ए सी एम ये हो गया। जैसे ही बच्चे ये स्लिप करेगा, मुझे बताओ, सेंटर ऑफ मास जैसे ही इधर जाएगा तो ये वाला पॉइंट स्लिप करेगा, स्लिप होने नहीं देना है। इसका मतलब एक जरूर फ्रिक्शन आ जाएगी, एक फ्रिक्शन बच्चे यहाँ पर आएगी ही। ये फ्रिक्शन मैंने एफ ले ली, ये रोलिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें जो है फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू म्यू एन नहीं लगेगा, म्यू एन तब लगता है जब आपके पास स्लाइड कर रहा होगा। तो ये बच्चे फ्रिक्शन आ गया। तो फ्रिक्शन हमेशा याद रखो, थंब रूल है कि चाहे कोई भी बॉडी नीचे से ऊपर रोल करे या ऊपर से नीचे रोल करे, फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग अप, ऑलवेज अप। लिख देता हूं मैं, ऑलवेज अप द इंक्लाइंड प्लेन, ऑलवेज अप द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के हमेशा ऊपर ही लगेगा। एक मिनट बच्चे, इसका पेज साइज हमारा क्या क्या, एस वाई, ठीक है, ओके। ऑलवेज अप द इंक्लाइंड प्लेन। अब एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन बच्चे एफ ऊपर लग रहा है, तो एक्सीलरेशन जो होगा वो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। और बच्चे ये एक और ले लो यहाँ पर, यहाँ जो ये लग रहा होगा ये नॉर्मल रिएक्शन भी है। तो यहाँ फ्रिक्शन का रोल क्या है, फ्रिक्शन का रोल ये है कि जो सेंटर मास का एक्सीलरेशन को थोड़ा रोक रहा है नहीं। ठीक है, लेकिन चलो लेकिन ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि फ्रिक्शन जो है वो इसमें क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रिक्शन जो है उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे अल्फा। तो जिससे क्या होगा कि जो जो पॉइंट है, जो पॉइंट टच कर रहा है का सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बच्चे देखो एसीएम है, तो इसका भी एसीएम होगा। तो अल्फा की वजह से इसमें एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आर अल्फा और हो जाएगा, और स्लिप रोकने के लिए आर अल्फा और ये सेम हो जाएंगे, नो स्लिपिंग कंडीशन ना। चलो ओके, सबसे पहले चलते हैं कि जो एम जी साइन थीटा है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन चलते हैं। एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, माइनस फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, इज इक्वल टू एम इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ वन। दूसरी चीज है, एंड जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अप्लाइज या एक्सर्ट्स या प्रोड्यूसेस टॉर्क।
produces torque about center of mass. सेंटर ऑफ मास जो भी बॉडी रोल कर रही है, सिलेंडर विलेंडर जो भी कुछ है, उसके अबाउट ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टॉर्क, तो ध्यान रखना, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ. ठीक है, चलिए ये भी हो गया. तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, एक इक्वेशन ये हो गई. अच्छा, अब एफ जो है, अब टॉर्क का जब कंसेप्ट चल ही रहा है, तो चलो बच्चे बोलो यहाँ पर इसका लीवर आर्म क्या हो जाएगा. ये आर है यहाँ से यहाँ तक, तो फोर्स जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ. सेंटर मास ये है, ये इसका सेंटर मास है, ओ पॉइंट. ठीक है, तो अब सेंटर मास के अबाउट जो फ्रिक्शन है वो आपके पास ऐसे लग रहा है. ये इसका लीवर आर्म हो गया, तो ऐसे इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है. चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. तो टॉर्क कितना लगा, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन अबाउट. अच्छा बच्चे धीरे धीरे मैं करा रहा हूँ, देखिए आपको अच्छा सा प्रैक्टिस करना है इसको, तो बच्चे प्रैक्टिस कर लेना, लिख लिख कर याद करो. तो टॉर्क अबाउट ओ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इन, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा. क्वेश्चन नंबर 2. इसके अलावा मैंने दूसरा क्या बताया था आपको, कि जो आपके पास स्फेयर है, ये जो स्फेयर है और ये बच्चे इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है आपका, और ये आपके पास ये देखो, ये पॉइंट जो टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंस्टेंटेनियस चेंज होते रहते हैं. इधर की तरफ फ्रिक्शन है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बच्चे ये है. प्योर रोलिंग कराना है तो बच्चे इसका भी एक्सेलरेशन ACM होगा. ये स्लिप नहीं करने देना है इस P पॉइंट को, तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, अल्फा आ जाएगा. अल्फा आने की वजह से इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, दैट इज़ आर अल्फा. और ये आर अल्फा आ गया, और ये आपका बैलेंस हो जाता है, तभी एक नो स्लिपिंग. और नो स्लिपिंग कंडीशन, अब आप सुपर एक्सपर्ट हो गए यानी रोटेशन चैप्टर में. फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन, स्लिपिंग नहीं करेगा, उसके लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो आपके पास अल्फा की वजह से, एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से, उस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है उसका आर अल्फा होना चाहिए. सॉरी, दिस इज थर्ड इक्वेशन. अब बच्चे इन तीनों इक्वेशन से, इससे और इससे, पहले दूसरी और तीसरी से देख लो, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, F into R is equal to moment of inertia about center of mass into alpha. Alpha is ACM upon R. बच्चे ये भी बहुत काम करेगा, बल्कि थोड़ा सा जल्दी कर दिया मैंने. F इज इक्वल टू, ये बहुत काम करेगा यदि आपसे पूछ रहा है कि कितना इसमें फ्रिक्शन होगा. अब बच्चे ये हो गया इक्वेशन 4. तो इक्वेशन 1 क्या बन गई फिर, इक्वेशन 1 बिकम, बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया भाई, हम इससे अच्छा नहीं मिलेगा आपको ना आसानी से. तो देखो बच्चे, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास. तो बच्चे एफ की वैल्यू यहाँ उठाकर रख देते हैं, क्या, तो एफ की वैल्यू उठाकर यहाँ से रख देते हैं. तो आपके पास क्या आ गया, एम जी साइन थीटा माइनस ICM, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन R स्क्वेयर टू M इंटू ACM.
इससे आपको डायनेमिक्स मेथड से समझ में आ रहा है कि रोल कौन करा रहा है, रोल कौन करा रहा है, बोल, रोल करा रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और क्या करा रहा है, फ्रिक्शन उसमें एल्फा प्रोड्यूस कर रहा है। एल्फा से क्या हो रहा है, एल्फा से बच्चे उसमें ओमेगा आता जा रहा है। पहले ओमेगा क्या था, 0। सेंट्रोम जो आपके पास mg का जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, वो उसमें टेंजेंशियल एक्सलेशन, मतलब उसका सेंट्रोमास को ट्रांसलेशनल एक्सलेशन पैदा कर रहा है। और जो फ्रिक्शन है वो क्या कर रहा है, उसमें एंगुलर एक्सलेशन प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आ रहा है, यानी कि mg का जो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है वो उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पैदा कर रहा है, और जो फ्रिक्शन है वो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पैदा कर रहा है। आया समझ में नहीं, ये सारे असर्शन रीजन के लिए हैं। तो फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन में ध्यान रखना वो क्या करता है कि वो धीरे 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 जब ऊपर से नीचे नीचे गिर रहा है, वो जरा देखो तो सही, यहाँ से जब ऊपर से नीचे गिर रहा है, यदि बच्चे फ्रिक्शन नहीं होता, स्मूथ सरफेस होता, तो बच्चे ऊपर से नीचे गिरने पर तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh हो जाता। तो जो mgh है वो यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाता है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूरी mgh में नहीं होती है, mgh का कुछ पार्ट किस में चला जाता है, रोटेशनल पार्ट में चला जाता है। तो फ्रिक्शन से ही जो आपके पास एनर्जी है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से फॉल कम हो रही है, उसको वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता चला जा रहा है। ये फ्रिक्शन का रोल है। तो ये डायनेमिक्स मेथड हुआ। समझ में आया नहीं क्या है अंदर। तो फ्रिक्शन क्या करता है भाई, आपके पास ऊपर से हमने वर्क एनर्जी में करा था, ऊपर से जब नीचे कूद रहे हैं तो मैंने बताया था कि ऊपर की पॉकेट है, नीचे की पॉकेट है, सारे कॉइन आपके पास ऊपर है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, वो धीरे 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 आप नीचे वाले पॉकेट में डालते चले आ रहे हैं। सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, कौन सी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर क्या है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में पूरी कन्वर्ट ना होकर कुछ पार्ट कन्वर्ट होगा। वो डिपेंड करेगा कि वो बॉडी कैसी है, रिंग है, डिस्क है, आपके पास स्फेयर है, स्फेयर भी किस टाइप का है, उसका फ्रैक्शन हम देख लेंगे, कितना फ्रैक्शन उसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं। चलिए अब इससे बच्चे हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो इसको इधर ले आते हैं। तो एक्सेलरेशन एम को पहले डिवाइड करते थे, चलो एम एम एम, ये एम डिवाइड हो गया। तो बच्चे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर लेके चले जाते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस वही आ रहा है नहीं, आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ई साइन। लास्ट आंसर आ गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर। तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब इसमें जो मैं बता रहा था आपको तो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हम फ्रिक्शन निकालें। फ्रिक्शन भी निकाल सकते हो, कितना फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन कौन सा, रोलिंग कितना है, फ्रिक्शन रोलिंग इज इक्वल टू, जरा देखो बच्चे क्या, आई सी एम इंटू ए सी एम अपॉन आर स्क्वेयर। अब ए सी एम की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख देते हैं। ये आ गया बच्चे आई सी एम अपॉन आर स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई सी एम अपॉन एम आर। चाहें तो आप इसको ले जाओ, आर स्क्वेयर अपॉन आई सी एम ले लो, जैसे आपको चाहें वैसे कर लो, जी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर अपॉन आई सी एम प्लस आर स्क्वेयर अपॉन आई सी एम, यानी प्लस 1/m। हम यहाँ तक एफ रोलिंग ले सकते हैं।
ये एफ रोलिंग भी आ गया, एफ रोलिंग भी आ गया। अब आपसे जो मैं स्पेशल चीज़ बता रहा था, वेरी स्पेशल, स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि यदि आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन है तो उस इंक्लाइन प्लेन पर चाहे फ्रिक्शन कितना भी हो, एक बॉडी रोल करने के बजाय स्लिप करेगी। कोई एंगल ऐसा हो सकता है, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखना, आप पास एक सरफेस ले लेता हूं। देखो बच्चे, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं। दिख रहा है बच्चे? ये आपका ब्लैक है दोनों, लेकिन आपको दिखेगा घूमते हुए। ये देखिए, ये मैंने इंक्लाइन प्लेन है तो मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, ये देखिए। तो ये आपका रोल, ये आपके पास परफेक्टली रोल कर रहा है इस एंगल पर। इंक्लाइन प्लेन का एंगल में बढ़ाता जा रहा हूँ, ये देखो। ये क्या हुआ? अब ये क्या हो रहा है? ये देखो, ये देखो, ये तो स्लिप ही कर रहा है। यहाँ देखो, ये रोल कर रहा है, यहाँ देखो ये रोल कर रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये रोल कर रहा है, ये रोल कर रहा है। और एंगल बढ़ाते हैं, और एंगल बढ़ाते हैं। अब ये क्या कर रहा है? ये तो स्लिप ही करने लगा। तो थोड़ा एंगल कम करते हैं, रोल कर रहा है। यानी एंगल कम कर रहा है, रोल कर रहा है। थोड़ा और बढ़ाते हैं, 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 और बढ़ाते हैं। अब ये देखो, नाउ इट इज परफेक्टली स्लाइडिंग। तो हमेशा इंक्लाइन पिन का आता था क्वेश्चन, ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन आया नीट में। बताइए, सिलेंडर के लिए बहुत आता है कि कितना एंगल होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल फॉर रफ इंक्लाइन प्लेन, so that the cylinder will start slipping instead of rolling। कितना एंगल मिनिमम होना चाहिए, उससे थोड़ा सा शुरू हो ज़्यादा कर देंगे। तो स्पेशल केस देखो, ये जो बॉडी है, स्टार्ट्स, और इसमें बच्चे ये भी होता है, म्यू दे रखा है तो म्यू और टेन थीटा में रिलेशन भी पूछ लेता है। बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग in place of rolling। Body starts sliding in place of rolling। वो हमें एंगल निकालना है। तो यहां पर क्या होगा बच्चे, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसमें जो एंगल है वो क्या बन गया? अब वो तो एंगल, तो ये है, देखो। तो ये एंगल है ही आपके पास थीटा। तो अब ये बच्चे स्लिप करना शुरू, स्लिप्स। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन आएगा पीछे, ये जो फ्रिक्शन है, ये क्या बन गया? दिस बिकम्स द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इसका बच्चे एन था ये, और नीचे को पता है एम जी कॉस थीटा होता ही है। और तो एन जो है वो किसके इक्वल है? एन जो है नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। एंड जो रोलिंग फ्रिक्शन है, दिस बिकम्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाता है, डायनेमिक फ्रिक्शन बन जाता है। एंड विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। आया समझ में? नहीं तो म्यू एन बन जाएगा। अब ये सब डायनेमिक्स मेथड से समझ में आ रहा है। ये बच्चे सेंटर मास है ही इसका। नीचे एम जी लग रहा था, वो एम जी को नहीं दिखा रहा हूँ मैं। एम जी का जो ये कंपोनेंट है इधर वाला, ये एम जी का ये कंपोनेंट था। ये एक ये एम जी साइन थीटा है, ये एम जी कॉस थीटा है। एम जी कॉस थीटा नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एम जी साइन स्लाइड करने की कोशिश कर रहा था। फ्रिक्शन बच्चे, जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन रोलिंग के बजाय स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। तो अब बच्चे फ्रिक्शन रोलिंग ज़रा देख लो। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? एफ रोलिंग
becomes F sliding. रोलिंग फ्रिक्शन क्या है जरा देखो बच्चे पीछे, G sin थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर अपॉन ICM प्लस 1 बाई M इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन म्यू एन, एन कितना है mg cos थीटा, इसे जी गया तो बच्चे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स m इंटू 1 बाई m प्लस, ये बच्चे रिजल्ट याद रहता है मुझे तो, खैर ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू टू 1 प्लस आर स्क्वेयर, एम अंदर आ जाएगा, एम आर स्क्वेयर अपॉन आई सी, ये बच्चे आपको याद रखना। क्वेश्चन ये बार बार जो आया है नीट में और कई बार आया, मैं लिखा देता हूँ, फॉर सॉलिड सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर के लिए ICM जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाई 2 tan थीटा टू म्यू टाइम्स 1 प्लस एम आर स्क्वेयर अपॉन एम आर स्क्वेयर बाई 2 दैट इज tan थीटा म्यू टाइम्स 1 प्लस 2 दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 3 म्यू। ये है बच्चे रिलेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल। तो थीटा जो है आपके पास tan इनवर्स 3 म्यू हो गया। यदि आपको बच्चे स्लिप कराना है या फॉर परफेक्ट रोलिंग, अच्छा एंगल tan 0 0 tan 90 इन्फिनिटी, फॉर परफेक्ट रोलिंग जो इंक्लिनेशन है एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, angle of inclined plane, angle of inclined plane should be less than tan inverse 3 mu, angle of inclined plane should be tan inverse 3 mu, उससे आपके पास कम होना चाहिए। और यदि स्लिप कराना है तो फॉर स्लिपिंग जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है should be greater than tan inverse 3 mu। किसके लिए ये ध्यान रखना है, किसके लिए है, फॉर सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के लिए ये सारी चीजें हैं, ठीक है, और दूसरी बॉडीज के लिए अलग अलग आएंगी। तो ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक चीज और है कि जब भी कोई परफेक्टली सॉल्व कर रहा है तो एक क्वेश्चन आता है, मैं जरा आपको बताऊं, चलो ये तो हो ही गया, सारे खत्म हो गए, कुछ स्पेशल क्वेश्चन और देख लेते हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, देखो बच्चे फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस में यदि कोई भी चीज आपके पास परफेक्ट रोल कर रही है, क्या कोई भी चीज परफेक्ट रोल कर रही है, कुछ भी ले सकते हो, सिलेंडर ले लो, ये परफेक्ट रोल कर रही है,
ये परफेक्ट रोल कर रही है, ओमेगा भी है इसमें, वेलोसिटी ऑफ रेडियस इसकी आर है। तो ध्यान ये रखना इसमें बच्चे के ट्रांसलेशनल के रोटेशनल पार्ट है अबाउट सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू स्क्वायर। के ट्रांसलेशनल पार्ट है अबाउट ए पॉइंट ऑन सरफेस इनर्शियल फ्रेम में, दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है आपको पता है वो है आपके पास आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर, वी सी एम इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि जो पॉइंट है इसका मैंने बताया वी सी एम ये है और आर ओमेगा ये है, तो नो स्लिपिंग कंडीशन की वजह से आ रहा है सबको, नो स्लिपिंग कंडीशन की वजह से इससे कैंसिल हो गया। वी सी एम कोई जगह मैंने क्या रख दिया, वी सी एम इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो बच्चे आप एक चीज ध्यान रखो कि के रोटेशनल अपॉन के ट्रांसलेशनल हम करें तो बच्चे आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वेयर हाफ अपॉन हाफ एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। तो बच्चे देखो हाफ हाफ कैंसिल हो रहा है, ओमेगा, तो ये आपके पास याद रखना आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वेयर। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं अभी दिखाऊंगा। और ये ध्यान रखना कि के रोलिंग, ये परफेक्ट रोलिंग के लिए ट्रू है, इज इक्वल टू के रोटेशनल पार्ट प्लस के ट्रांसलेशनल पार्ट, ये भी होता है, तो होता ही है खैर। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि एक स्फीयर है वो परफेक्ट रोल कर रहा है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज रोटेशनल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज ट्रांसलेशनल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये परफेक्ट रोलिंग में ही काम करता है नहीं? एक क्वेश्चन दे दूं, अभी चैप्टर फिनिश हो गया बिल्कुल, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन, एक स्फीयर, सॉलिड, खाली स्फीयर का मतलब सॉलिड स्फीयर है, सबको पता है। सॉलिड स्फीयर इज परफेक्टली rolling on horizontal surface। तो आपको इतनी सारी चीज़ें पता पड़ गई हैं कि बच्चे जब हमने उसको परफेक्ट रोल कराया होगा तभी इसमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ी होगी। ठीक है, ए सॉलिड स्फीयर इज परफेक्टली रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, नहीं कभी आप पोटेंशियल भी ले, इज रोटेशनल। बच्चे ध्यान रखना कि के, मैंने क्या बताया, के रोटेशनल अपॉन के ट्रांसलेशनल पार्ट क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वेयर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 2/5। इसका मतलब ये 2 यूनिट इसमें रोटेशनल है तो 5 यूनिट इसमें ट्रांसलेशनल है, तो के रोलिंग इज इक्वल टू के रोटेशनल प्लस के, आया समझ में मैं कैसे कर रहा हूँ बच्चे? ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है बच्चे, ये 5 यूनिट हुआ, तो टोटल एनर्जी यदि 5 है, देखा रेशियो से कर रहा हूँ, क्या पूछ रहा है, तो रोटेशनल पावर 2 है ओनली, तो आपसे क्या आ गया, आसान कर दिया नहीं, के रोटेशनल अपॉन के रोलिंग। इतना आसान बच्चे इंडिया में तो मिलेगा नहीं आपको।
इतना आसान मैंने इस चैप्टर को पकड़ाया है, यू विल बी मास्टर इन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन सिंपल मैथड्स। सिंपल मेथड से आप सारे क्वेश्चंस को की मास्टरी बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपको फिर दोबारा बता देता हूँ, एक और फिर दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। रिकॉल, यदि आपके पास कोई भी बॉडी को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना कुछ भी हो, नीचे से ऊपर इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर ऐसे आपने भेजा इसको, सेंटर मास ने ऐसे इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे मोशन दिया आपने, और रफ सरफेस है, परफेक्ट रोल कर रहा है, तो बच्चे ये जो है क्या होगा, ये इसमें बच्चे जब ऊपर जा रहा है तो इसकी एनर्जी तो कम होगी, क्या नहीं? तो इसमें क्योंकि ऊपर की तरफ इसमें हमने मोशन दिया है, तो ध्यान रखना कि ये पॉइंट इसमें एंगुलर क्या होगा, जल्दी से बताएं। जी का ये कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जी का एक इफेक्ट यानी कि एम जी का जो इफेक्ट है वो इधर की तरफ लग रहा है नीचे, और इसकी हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होनी है। भाई नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जा रही है, और इसमें ओमेगा भी है, ध्यान रखना। तो दोनों एनर्जी है ना, जब आपने यहाँ से भेजा है तो बच्चे देखो ये पॉइंट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है इधर की तरफ, तो ये पॉइंट का मोशन इधर होगा तो इसका अल्फा इधर होगा, इसका रोटेशनल पार्ट भी, ट्रांसलेशनल पार्ट इधर होगा, रोटेशनल पार्ट इधर होगा, ठीक है। यानी जो आपके पास इनिशियल ओमेगा है या अल्फा है, ये जो अल्फा है, अब इस अल्फा को कम करने के लिए बच्चे फ्रिक्शन अभी भी ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा? अल्फा का तो कम करेगा क्योंकि ओमेगा बाद में जीरो हो जानी है, और बी भी जीरो हो जानी है, तो फ्रिक्शन जो है ध्यान रखना, कुछ भी हो फ्रिक्शन हमेशा अप लगेगा। ये क्वेश्चन आया है नीट में, ये मेंस पे भी आता है कि हमेशा चाहे बॉडी रोल कर रही हो इंक्लाइन प्लेन पर, रफ इंक्लाइन प्लेन नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो हमेशा फ्रिक्शन ऊपर लगता है। और बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि रिंग है, एक डिस्क है, या ये है और वो है और स्मूथ सरफेस है। बच्चे उसका कुछ नहीं करना होता है। देखो जरा एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन और करा दूं कि हमारे पास दो सरफेस हैं, ठीक है, ये दोनों सरफेस आपके पास ये हो गए, ये आपके पास स्मूथ सरफेस है, ये आपका रफ सरफेस है, और इसके ऊपर बच्चे हमने कोई चीज़ रख दी है, डिस्क रख लो, कुछ भी रख लो, चलो ये लो, दोनों केस में हमारे पास माने डिस्क है, डिस्क ही मान लेते हैं, ठीक है, ये डिस्क है, ये भी डिस्क है, दोनों को छोड़ा है, ये स्मूथ सरफेस है, रफ, और रफ इतना है, सफिशिएंट रफ है, इतना फ्रिक्शन है, इतना कोफिशिएंट फ्रिक्शन है कि परफेक्ट रोल कर रहा है। यानी टेन थीटा म्यू में रिलेशन आपको पता है कितना होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू वन प्लस एम आर स्क्वेयर अपॉन आई सी एम, यानी कि आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू 3 म्यू, यानी जो थीटा है दिस इज लेस देन टेन इनवर्स, सॉलिड सिलेंडर है ना, और डिस्क एक ही होता है, टेन इनवर्स 3 म्यू, यदि टेन इनवर्स 3 म्यू है तो ये परफेक्ट रोल करेगा ही। ये आपका स्मूथ सरफेस है, दोनों का एक्सीलरेशन बच्चे, इसका एक्सीलरेशन a1 है, इसका एक्सीलरेशन a2 है,
तो एक्सेलरेशन का रेशो पूछ रहा होगा। A1 जो है बच्चे वो तो हो जाता है, याद है आपको, स्मूथ सरफेस है, A1 इजिकल टू जी साइन थीटा। दूसरा वाला रफ सरफेस है तो उसका क्या था एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बोलो ICM अपॉन MR²। कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ICM बच्चे 1/2 है, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू जी साइन थीटा, इक्वेशन 2 हो गया। तो A1 अपॉन A2 का रेशो पूछे, A1 अपॉन A2 का रेशो यदि पूछ रहा है तो ये हो गया बच्चे जी साइन थीटा यानी स्मूथ सरफेस अपॉन रफ सरफेस अपॉन 2/3 जी साइन थीटा। तो नाउ मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो ये हो गया ए स्मूथ सरफेस अपॉन ए रफ सरफेस इज इक्वल टू 3:2। और आपको पता भी लग रहा है कि स्मूथ सरफेस ज़्यादा एक्सलेशन होगा। क्लियर है, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे आप। ऊपर से नीचे जा रहा है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे कभी आधा सरफेस स्मूथ है, आधा सरफेस फिर रफ है, तो पहले माना आपके पास स्मूथ सरफेस था फिर रफ है, तो उससे हम क्या करेंगे, तो उसमें क्या होता है बच्चे, जहां पर स्मूथ सरफेस है वहां पर जो फ्रिक्शन है वो क्या नहीं करेगा, वो ट्रांसलेशनल पार्ट को रोटेशन में कन्वर्ट करना छोड़ देगा। ठीक है, ये वाला है सारा क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखना कि यदि आपके पास दो सिचुएशन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन मैं बता दूंगा, आप थोड़ा और करके देखना। थोड़ा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा और नॉलेज मिलेगी। वैसे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं कि सपोजिंग ये वाला सरफेस पूरा रफ है और यहाँ पर बच्चे ये आपके पास रफ है और इधर बच्चे स्मूथ आ गया है नी, रफ आ गया, इधर 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 पोर्शन स्मूथ आ गया, ये पूरा रफ है, ये पूरा रफ सरफेस। और ये बच्चे यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर वाला रफ है और नीचे वाला ये स्मूथ सरफेस हो गया। तो कोई भी स्फेयर को आप रखते हो या डिस्क को, कुछ भी रखोगे, कोई भी ले लो, यहां से अब देखो क्या होगा, यहाँ दोनों को एक ही हाइट से छोड़ा है मैंने, तो यहां से जब यहां पर पहुंचेंगे बच्चे तो यहां पर जो टोटल एनर्जी है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मिलकर mgh होगी। और रेशो आपको पता है कि स्फेयर है तो क्या कैसे होगा, ICM अपन MR² से, यानी 2/3 है, 2/5, सॉरी गलत तो नहीं कर दिया है, सॉलिड स्फेयर है 2/5, यस। ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी बच्चे यहाँ गलत हो गया, देखो एक मिनट यहाँ गलत हो गया है। ये सॉलिड स्फेयर देखो 2 ये है 5 ये है, तो रोटेशनल पार्ट 2 है, ट्रांसलेशनल पार्ट 5 है, सॉरी यही कह रहा था, कुछ ना कुछ गलत हो गया होगा। तो ये बच्चे ये कितना हो गया पार्ट, तो ठीक कर लो, ये 7 है। तो रोटेशनल 2 है और ट्रांसलेशनल आपके पास 7 है। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज रोटेशनल इज 2/7। तो यहाँ मैं बता रहा था कि ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो बच्चे आपके पास 2 पार्ट यदि इसमें रोटेशनल है तो आपके पास 5 पार्ट ट्रांसलेशनल है, तो 7 पार्ट जो है आपके पास टोटल रोलिंग है, यानी mgh का। तो सोचो यहाँ पर ट्रांसलेशनल एनर्जी और बच्चे इसमें रोलिंग एनर्जी, तो ट्रांसलेशनल विल बी इक्वल टू कितना है बच्चे, जरा एक बार देखो, 2:5 है ना, यानी कि यह है 5/7 ऑफ mgh। एंड रोटेशनल पार्ट कितना है,
2/7 ऑफ mgh। अब जब ये यहाँ पर पहुंचेगा बच्चे, यहाँ तक तो बच्चे सही कन्वर्ट हो रहा है कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से आगे जब स्मूथ पोर्शन चला जाता है, तो स्मूथ पोर्शन चला जाता है तो mgh का जो पार्ट है जिसको रोटेशनल में कन्वर्ट होना चाहिए था वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जब बच्चे ट्रांसलेशनल पहुंचेगा तो ये जो ट्रांसलेशनल पार्ट होगा इधर, यहाँ पर ट्रांसलेशनल पार्ट एट द बॉटम, दैट विल बी मोर देन दिस 5/7 ऑफ mgh। एंड जो यहाँ पर जो रोटेशनल पार्ट आएगा दैट विल बी लेस देन 2/7 mgh। समझ में आ रहा है नहीं? क्योंकि इसके आगे जो बच्चे यहाँ तक, केवल यहाँ तक ही कन्वर्जन होगा, उसके बाद आगे का जो पोर्शन है स्मूथ सरफेस है वो केवल जो mgh/2 है वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले वाला mgh/2 वो आपस में कन्वर्ट होगा। तो आप बता सकते हो, वैसे क्या मैं बता सकता हूँ, यदि ये h/2 है तो यहाँ पर जो इसमें रोटेशनल पार्ट आएगा वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर मैं दिखा दूं, चलो रोटेशनल पार्ट कितना आएगा, चलो देखो अभी बता देता हूँ। देखो जरा, आधा, यदि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, दिस इज वेरी एडवांस क्वेश्चन। यहाँ तक आपके पास, यहाँ तक रफ है बस, ये पूरी हाइट आपके पास h है और ये आपके पास आधा है, तो बच्चे ये h/2 रहेगा। तो यहाँ पर बच्चे जो रोटेशनल पार्ट आएगा, मैं बता दूं, यहाँ पर जो रोटेशनल पार्ट आएगा, देखो जरा, तो रोटेशनल पार्ट दैट विल बी इक्वल टू 2/5 होता है ना, 2/7 ऑफ mgh/2। और जो बच्चे ट्रांसलेशनल पार्ट आएगा यहाँ पर बी पॉइंट, पी पॉइंट पर, ये आपके पास क्यू पॉइंट है, ये आपका एस पॉइंट है, एट पी पॉइंट। तो ट्रांसलेशनल पार्ट जो आएगा बच्चे दैट विल बी 5/7 ऑफ mg/h/2। ये समझ में आ रहा है सबको? यानी ये तो है ना 2 और 5 है, तो टोटल एनर्जी आपके पास जो कन्वर्ट होनी चाहिए थी बच्चे यहाँ से यहाँ तक आने में, ये mgh/2 होनी चाहिए थी। mgh/2 का रोटेशनल पार्ट इतना है, ट्रांसलेशनल पार्ट इतना है। इसके आगे फिर बच्चे mgh/2 वो आपकी केवल काइनेटिक एनर्जी में बनेगी। तो एट द बॉटम पर बच्चे जो रोटेशनल पार्ट है ये फिक्स हो जाएगा, दैट विल बी 2/7 ऑफ mgh/2। एंड जो ट्रांसलेशनल पार्ट होगा वो बच्चे जो ये आया था आपका 5/7 ऑफ mgh/2 प्लस, अब mgh/2 ये पूरा का पूरा ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस mgh/2। देखो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू mgh/2 इंटू 5/7 प्लस 1। थोड़ा मैंने बहुत अच्छा कुछ कराया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे टफ क्वेश्चन तो आपको वर्ल्ड में नहीं मिलने वाला। कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि जहाँ तक बच्चे रफ सरफेस है और यदि परफेक्ट रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन जो है वो ट्रांसलेशनल की जो आपके पास क्या कहते हैं उसका हिस्सा है, ट्रांसलेशनल का जो हिस्सा है, जो पोटेंशियल एनर्जी फॉल होती जा रही है, कम होती चली जा रही है, उसका सारा का सारा पार्ट ट्रांसलेशनल में कन्वर्ट ना होकर उसका कुछ हिस्सा रोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि फ्रिक्शन खत्म हो गया, स्मूथ सरफेस आ गया, तो बच्चे फिर वो कन्वर्जन होना, यानी कि ट्रांसलेशनल एनर्जी का जो पार्ट है वो बढ़ता चला जाएगा और रोटेशनल का इंक्रीमेंट होना रुक जाएगा। ठीक है बच्चे, चले, ये आपको अब समझ में आ गया होगा बच्चे। मैं एंड करता हूँ, ठीक है, ओके। तो रिवाइज कर दीजिए बच्चे, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। अब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इसके करेंगे।